हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। यूपी पीसीएस प्री जो हम लोग पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने एक टेस्ट पेपर कंप्लीट कर चुका है, यानी कि 2023 का क्वेश्चन पेपर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 2022 का। 2022 का जो पेपर है 150 क्वेश्चन का, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ये पीवाईक्यू सॉल्व कराने का मेरा सिर्फ इतना मकसद है कि आप लोगों को आइडिया मिल जाए किस तरीके से पेपर आता है, क्या इसके पीक क्वेश्चंस होते हैं, पीसीएस के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं जो वो हर बार पूछता ही पूछता है। अभी जब आप पेपर देखेंगे और जिसने मेरा 2023 का पेपर देखा होगा वो उस चीज को समझ सकता है कि कुछ क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे उठकर आ गए हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देता है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देता है, और एक क्वेश्चन तो ऐसा है कि सीधा सीधा ही उठकर आया है। तो आप लोगों को उन टॉपिक्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है जो हर बार पूछे जाते हैं। एटलीस्ट आपको वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं करने हैं जो कि फेवरेट क्वेश्चन होते हैं यूपी पीसीएस के। तो चलिए अब हम अपना ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे, स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं उनमें से ज्यादातर जो लोग होते हैं ना वो आपके अनसब्सक्राइब होते हैं। तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि ये जो वीडियो है हमारा, जो ये हमारा प्रोसेस है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के तक पहुंच सके। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे उपयोग, एक सेकंड में पेन चेंज कर लेती हूँ। हाँ, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता। इसमें आपको बताना है कि सौर ऊर्जा से, सोलर एनर्जी या सोलर लाइट से कौन सी उत्पादन नहीं होता है। नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा या पवन ऊर्जा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ये दोनों ही है। नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा ये दोनों ही सोलर से व्युत्पन्न होते हैं। ये देखें, नाभिकीय ऊर्जा आपको पता है परमाणु रिएक्टर्स जो होते हैं, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उनके विखंडन और संलयन की प्रक्रिया के द्वारा नाभिकीय ऊर्जा बनती है, ये आप जानते हैं। इसके अलावा जब भूतापीय ऊर्जा की बात आती है तो भूमि के अंदर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो ये दोनों ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डाइक्लोफ्लोरोडाइफिनॉल ट्राइक्लोरो डीडीटी एक है अजैव अपघटनीय प्रदूषक, जैव रासायनिक प्रदूषक, गैर प्रदूषणकारी या गैर प्रदूषक या जैव अपघटनीय प्रदूषक। डीडीटी कुछ टाइम पहले बहुत ज्यादा सुर्खियों में था, क्योंकि इस डीडीटी की वजह से ही कई सारे जो पक्षी थे उनकी जान गई थी, तो इसीलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये है आपका अजैव अपघटनीय प्रदूषक। डीडीटी क्या होता है? डीडीटी नेचुरल तरीके से अपघटन नहीं होता है, यानी ठीक है, जैसे होता है ना वायरस, बैक्टीरिया वायरस के द्वारा जो अपघटन हो जाता है वो डीडीटी का नहीं होता है, इसीलिए अजैव अपघटनीय प्रदूषक कहते हैं। इसके अलावा और भी अजैव अपघटनीय प्रदूषक होते हैं, जैसे आर्सेनिक हो गया, मरकरी हो गया, ये सारी चीजें हो गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। परमाणु ऊर्जा, लकड़ी, कोयला या गोबर। अब बायोमास ऊर्जा क्या होती है? नेचुरल जो ऊर्जा होती है, ठीक है, जो प्राकृतिक प्रदत्त होती है, जैसे लकड़ी है, कोयला है, गोबर है, ये प्रकृति से मिलता है। लेकिन अगर परमाणु ऊर्जा की बात होती है तो ये प्रकृति प्रदत्त नहीं है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, परमाणु ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन या मीथेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्गन। देखिए, वायुमंडल में पाई जाने वाली जो गैसेस होती हैं उसमें ये तीसरे नंबर की सबसे बड़ी गैस है। जैसे सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है और 0.93%, ठीक है, 0.93% आर्गन पाई जाती है वायुमंडल में। और ये क्या है? आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी आप सीएफसी की बात करो, सीओटी की बात करो या मीथेन की बात करो, ये तीनों ही आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूची दे रखी है, सुमेलित करना है। आवासीय क्षेत्र में देखिए इसमें बताया गया है कि जो क्षेत्र दे रखे हैं उसमें किस लेवल तक की जो वॉइस है वो आपको सुनने में आ सकती है, यानी कितने लेवल तक का वॉइस रहता है। आवासीय क्षेत्र, शांत क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और व्यापारिक क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आवासीय क्षेत्र के लिए 55 डीबी की जरूरत होती है, डेसिबल। शांत क्षेत्र में 50 डेसिबल, औद्योगिक क्षेत्र में 70 और व्यापारिक क्षेत्र में 65। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी जो आपके सूची दे रखी है,
खट्टे नासर फल, गन्ने का लाल सड़न रोग, आलू का कृष्णकांत रोग और गेहूं का साहू रोग, ये किसके वजह से होता है वो बताना है। तो देखिए खट्टे नासर का जो रोग होता है वो होता है आपके जीवाणुओं की वजह से, गन्ने का लाल सड़न रोग होता है आपके कवक की वजह से, आलू का कृष्णकांत रोग होगा आपके ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और गेहूं का साहू रोग होता है आपके कीट की वजह से। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन। तो सही आंसर है इसका मीथेन, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको पता है हमारे सौरमंडल में जो ग्रह है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक होते हैं पार्थिव ग्रह, एक होते हैं गैसीय ग्रह। तो गैसीय ग्रह होते हैं वो बृहस्पति से लेके आपके वरुण तक चले जाते हैं, और जो आपके पार्थिव ग्रह होते हैं वो आपके बुध से लेके मंगल तक रहते हैं। ठीक है, तो मीथेन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी रूप में कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? फुलरीन, हीरा, कोयला, ग्रेफाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो दबाव और ताप के कारण इतना ज्यादा हो जाता है, जो हमारी चट्टान होती है ग्रेफाइट जो होती है, तो ये ऊष्मागतिकी का सबसे स्थिर रूप है, याद रखिएगा ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? लोरिस, कंगारू, हेजहॉग या एकिडना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एकिडना जो है वो स्तनधारी है जो अंडे देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है बच्चों में, छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस का, जो कि मस्तिष्क ज्वर भी कहलाता है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा का, काली खांसी का या निमोनिया का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखो ये दोनों ही सही आंसर है इसके। ठीक है, बेसिलस हीमोफिलिया से बच्चों में मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है और फिर निमोनिया का भी कारण बनता है, ये दोनों ही इसके सही आंसर होंगे। ठीक है, 2022 का जो पेपर आया था उसमें कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें दो ऑप्शंस को सही ठहराया गया है। तो ठीक है, और मैं आप लोगों को पूरा की पूरा एकदम पेपर ही करा रही हूँ, जो ऑथेंटिक आंसर है वही आपको दिखा रही हूँ, इसीलिए आप लोग इस सीरीज को बहुत अच्छे से देखिए, समझिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं कि 2022 में केवल साइंस एंड टेक्स से ही 24 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो एक एक करके इनका वेटेज भी आप ध्यान रखिएगा कि साइंस से कितने आ रहे हैं, हिस्ट्री से कितने आ रहे हैं, हिस्ट्री में भी मॉडर्न से कितने हैं, एंशियंट से कितने हैं, मिडिवल से कितने हैं, और इसके अलावा अगर आप बात करें एनवायरनमेंट से क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, ठीक है, करंट के क्वेश्चन कितने रहते हैं, तो ये सारे आप लोगों को वेटेज लेके हुए चलना है। ओके, अगला प्रश्न है आपका, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? लैंकलेज कोशिकाओं के द्वारा, फोटोवोल्टिक कोशिकाओं के द्वारा, शुष्क कोशिकाओं के द्वारा या वोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, डेंगू बुखार निम्न में से किस मच्छर के काटने से होता है? तो एंडीज के काटने से होता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। प्रकाश रासायनिक धुंध के सदैव होता है, ठीक है, ओजोन, एल्युमिनियम आयन, फास्फोरस या मीथेन। तो ओजोन क्यों होता है, याद रखिएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? लेंस की क्षमता डायप्टर में मापी जाती है, दबाव या दाब पास्कल में, रेडियो एक्टिव पदार्थों को क्यूरी में मापा जाता है या ऊष्मा को जूल में। तो सही उत्तर होगा, इसमें नहीं पूछा है तो सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, रेडियो एक्टिव को हम क्यूरी में नहीं नापते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? ये जल है, ठीक है, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, भूटान में। तो ये है आपका बांग्लादेश में। ठीक है, 2018 में रिपोर्ट आई थी जिसमें भारत, बांग्लादेश, यूएसए वगैरह को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें आर्सेनिक प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए यौगिक में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? हेक्सेन, मीथेन, ब्यूटेन या बेंजीन। तो सही आंसर है इसका मीथेन। मीथेन जो है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। ठीक है, हेक्सेन, ब्यूटेन और बेंजीन इसका नहीं है, मीथेन है। 17वां क्वेश्चन है, पृथ्वी का वायुमंडल निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? ठीक है, सबसे ज्यादा ताप जो पृथ्वी का वायुमंडल है वो किसके द्वारा गर्म होता है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, प्रकीर्ण सौर विकिरण द्वारा, लघु तरंग सौर विकिरण द्वारा, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा या परावर्तित सौर विकिरण द्वारा। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। ये देखिए, सोलर रेडिएशन के बारे में इसमें बताया गया है, आपको मैं बता दूं इसमें। ठीक है,
ये देखिए, जब हम पृथ्वी से पूरी की पूरी ऊष्मा जो आती है ना, लगभग मान लो आपके 100% आ रहा है, सूरज की रोशनी 100% आ रही है, ठीक है। जब 100% आती है तो देखिए क्या हो रहा है कि 6% तो ये सीधे सीधे वायुमंडल से ही वापस चली जाती है, ठीक है। इसके बाद बाकी का जो आता है वो 27% आपके क्लाउड से वापस चला जाता है, ठीक है। रेडिएशन से आपका 2% वापस चला जाता है जो पृथ्वी पर लौट के आता है। इसके बाद जो बचता है वो आ जाता है, लगभग 17% जो होता है वो डिफ्यूज हो जाता है डे लाइट में, और 34% डिफ्यूज थ्रू डायरेक्ट रेडिएशन, इसकी वजह से ये आता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो 14% है उसको एब्जॉर्व कर लेता है हमारा वायुमंडल, इस तरीके से रहता है। तो जो हमारी पृथ्वी पे जो रेडिएशन बना रहता है ना, जो गर्म चीज बनी रहती है जिससे हमारी पृथ्वी सबसे ज्यादा गर्म होती है, वो होता है ये वाला क्षेत्र, ठीक है। तो इसकी वजह से जो सोलर रेडिएशन होता है वो हमारी वायुमंडल में बना रहता है। इसके अलावा जो हम अगर बात करें तो 30 से 35 के अराउंड जो है, 35% तक सीधा सीधा वायुमंडल से ऊपर ही चला जाता है, वो हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः बनी होती है प्रोपेन से, मीथेन, ब्यूटेन, ईथेन। तो इसका आंसर है मीथेन से, ठीक है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस क्या होती है वो देख लीजिए, सीएनजी गैस के रूप में इसको जानते हैं। 80 से 90% ये मीथेन से बनी होती है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है जो कम ऊर्जा का घनत्व रखता है। इससे 200 से 250 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के दबाव पर संपीड़ित किया जाता है। ये गैस एक सिलेंडर में भर के, आप जानते हैं, वाहनों में यूज होता है। इस प्रकार से इसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक कथन है, एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। तो सही आंसर है इसका आपका, वो है आपका ए सही है, आर गलत है। क्या होता है कि जब आप नमक को पानी में घोलते हैं ना, तो वो उसमें मिल जाता है, दिखाई नहीं देता है, तो यानी कि उससे समरस हो गया, ठीक है, उसमें मिल गया। और अगर नहीं मिलता है तो वो अलग होता है। तो एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है क्योंकि मिश्रण के अवयव में अंतर को देखा नहीं जा सकता, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण भी कहते हैं। नमक और पानी का घोल एक समांगी मिश्रण है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सल्फा ड्रग निम्न में से किस प्रकार की औषधि है, पीड़ाहारी, प्रतिजीवाणु, ठीक है, प्रतिरोधी या ज्वरनाशी। तो ये प्रतिजीवाणु है, एंटीबैक्टीरियल है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। समाचार पत्र पत्रिका दे रखी है और कहाँ से स्थान है, किस स्थान से ये प्रकाशित होती थी वो बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वदेश होती थी आपके गोरखपुर से, भारत बंधु हाथरस से प्रकाशित होती थी, सत्यवादी होती थी आपकी आगरा से, और शक्ति होती थी अल्मोड़ा से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, एस्पार्टिम संश्लेषित मधुरक, रेयॉन रूपांतरित स्टार्च, नियोप्रिन विशिष्ट रबड़, या ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका रेयॉन। ये स्टार्च नहीं है, फाइबर है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है, प्लास्टिक के कण, ऊन, कांच की बोतल, या एल्युमिनियम फाइल, ठीक है। तो सही आंसर इसका ऊन हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, देखो मैंने शुरू में ही कहा था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक आध करके आए हैं, इसी पेपर में रिपीट हुए, और इसी के क्वेश्चन अगले पेपर में भी गए हैं। तो ये जो मैंने जैव निम्नीकरण आपको बताया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन को आप उठाकर देखिए तो उसमें भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो क्या होता है, जो प्राकृतिक रूप से अपशिष्ट हो जाए, ठीक है, अपघटित हो जाए, तो वही है। तो ऊन आपका प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया वगैरह की वजह से किसी भी तरीके से अपघटित हो सकता है, ठीक है। तो यही इसका ऊन आंसर हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, निम्न प्रकार के ऊष्मा इंजन में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, भाप इंजन में, डीजल इंजन में, पेट्रोल और डीजल में, या पेट्रोल में। तो खाली पेट्रोल में किया जाता है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। निम्न में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में बताता है। आपको पता है अशोक ने 13 शिलालेख लिखे थे, ठीक है, अलग अलग जगह पर उसके शिलालेख पाए गए हैं। तो उनमें से धर्म और संश्लेषण के, धर्म संश्लेषण के बारे में किसमें बताया गया, ये पूछा है। तो 12वां, द्वितीय, 11वां या 13वां। तो ये बताया गया है कि आपके 12वें में, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अशोक का 12वां शिलालेख जो है धार्मिक संश्लेषण से संबंधित है। इस शिलालेख में अशोक ने संप्रदायों के सार तत्व में वृद्धि की है, वृद्धि की बात की है, क्योंकि सबका जो मूल जो होता है ना, सबका जो बेस होता है, आधार होता है, वो होता है संयम, ठीक है।
इसने कहा है कि हमें सभी संप्रदायों का आदर करना चाहिए। देव नाम प्रियदर्शनी इनको नाम दिया गया था। इन्होंने दान को इतना महत्व नहीं दिया है जितना कि इन्होंने महत्व दिया है आपके संयम को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। औरंगजेब के शासन काल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनके कालक्रम की व्यवस्थित कीजिए। लड़ाइयां दे रखी है, इसमें बताना है कौन सी लड़ाई पहले हुई थी कौन सी बाद में हुई थी, वही आंसर है इसका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं। देखिए, शुजा की जो पराजय हुई थी वो फरवरी 1658 में हुई थी। धर्मत की लड़ाई जो हुई थी, धर्मत पर विजय, वो 15 अप्रैल 1658 में। सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी 1658 में, मई 1658 है ये। ठीक है, उसके बाद देवराय की लड़ाई हुई थी 1659 में। अगला क्वेश्चन है 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहले कथन देखो, जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। 2026 में इन खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो ये दोनों ही सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों से एक क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ये जो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं इसमें भारत ने कब इसकी सदस्यता ली थी? क्या भारत राष्ट्रमंडल के जो देश होते हैं उनसे बाहर निकल सकता है? राष्ट्रमंडल में कौन कौन से देश शामिल होते हैं? तो ये तीनों ही क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। भवन दे रखे हैं और निर्माणकर्ता दे रखे हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश ने बनवाया था। लाल महल बनवाया था बलबन ने। जमात खान मस्जिद जो बनवाई थी वो खिलजी ने बनवाई थी। ठीक है, याद रखिएगा, खिलजी ने बनवाई थी। और 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरा स्थल में नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा एवं कोटडिजी में, कालीबंगा या रोबड़ में, धोलावीरा भक्तराव में, या मोहनजोदड़ो एवं लोथल में? तो ये प्राप्त हुए हैं आपके मोहनजोदड़ो एवं लोथल में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्य स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? आर्य स्तंभ यानी कि आर्य स्तंभ की जो बात की गई है, स्तंभ के जो चित्र वगैरह मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं ये पूछा है। तो ये मिलते हैं आपके अमरावती में। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 31वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भद्रू द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक सप्तती का फारसी अनुवाद कर उनका नाम तुतिनामा रखा था? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रखा था आपके ख्वाजा जियाउद्दीन नक्काशी ने, नक्शावी ने। ठीक है, ये बदायूं उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, इसीलिए यूपी का क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है। सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। अधिकारी और कार्य दे रखे हैं। तलार का क्या काम होता है? पट्टकोला अधिकारी का क्या होता है? सहस्त्राधिपति का क्या होता है? बलापति का क्या होता है? बलादेव का। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तलार जो होते हैं वो रात्रि के सुरक्षा कर्मियों के अधिकारी होते हैं। पट्टकोल अधिकारी जो होते हैं वो ग्रामीण कर की वसूली के करने वाले अधिकारी होते हैं। शासनाधिपति जो होते हैं वो होते हैं आपके चोरी डकैती के मुकदमे को देखने वाले, और बलाधिप होते हैं चुंगी के सुरक्षक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी की निम्न विजयों में से कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो रणथंभौर हुआ था 1299 के आसपास। ठीक है, गुजरात विजय की थी इसने 1301 के आसपास। वारंगल होता है। ठीक है, वारंगल जो होता है वो होता है आपका, चलो यहाँ देख लेते हैं। गुजरात 1299 में हुई थी, रणथंभौर 1301 में, चित्तौड़ 1303 में, और वारंगल होता है 1310 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र, ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख, और जीवित गुप्ता दो देव बर्णा के अभिलेख? तो सही आंसर है इसका सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र। ठीक है, शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाला जैता और कुंपा किस स्थान से संबंध रखते हैं? तो मालवा से, मेवाड़ से, बुंदेलखंड से, मारवाड़ से? तो ये संबंध रखते हैं मारवाड़ से। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 36वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ये युद्ध दे रखे हैं। मुदकी युद्ध, पोर्टोनोवा, शकरखेड़ा, बेदरा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3412 होगा। तो देखिए, शकरखेड़ा का युद्ध हुआ था 1724 में।
बेदरा का युद्ध होता है 1759 में, पोर्टोनोवा का युद्ध होता है 1781 में, और मुद्गी का युद्ध होता है 1845 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण दिया था? शाहजहां ने दिया था, याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, इसमें भी आपके सूची मिलाने को दे दी गई है, तो सूची मिलाने है किस व्यक्ति से ने कौन सा कार्य या कौन सा पद उनसे संबंधित है। तो डी के कार्वे जो थे वो सचिव थे रीमैरिज एसोसिएशन के। जेडी बेथुन जो कि कलकत्ता में कन्या विश्वविद्यालय बनवाने की स्थापना करने के लिए जाने जाते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को आप सभी जानते हैं, संस्कृत कॉलेज की इन्होंने स्थापना करवाई थी, और बीएम मालाबारी को इन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध में संघर्ष प्रारंभ किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। गदर पार्टी की स्थापना, चिटगांव शस्त्रागार छापा, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, केंद्रीय असेंबली बम कानून। नीचे दिए गए उत्तर से सही उत्तर का चयन करना है, तो 1, 3, 4, 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना होती है 1913 में। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस 1914, केंद्रीय असेंबली में बम फेंका जाता है 8 अप्रैल 1929 में, और चिटगांव शस्त्रागार जो होता है वो होता है आपके 8 अप्रैल 1930 में। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक थे? गोपेन चक्रवर्ती। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये विवाद का क्वेश्चन है, इस टाइप की कोई संस्था है ही नहीं। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के नाम से कोई संस्था नहीं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी है। तो इस हिसाब से जो पीसीएस आयोग ने जो क्वेश्चन का आंसर माना है वो माना है आपके बी को, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप जानते हैं विवादास्पद रहते हैं, तो उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन 2022 के पेपर में भी आए थे। भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज कानून कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 1996 में। देख लेते हैं, भारत में संसद में पंचायत कानून 1996 पारित किया गया, जो कि 95 में भूरिया समिति के द्वारा रिपोर्ट आई थी, बिल प्रस्तुत किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है? जनजातीय जनसंख्या को स्वशासन द्वारा प्रशासनिक ढांचा प्रस्तुत करना, ठीक है, तथा सभा की सभी गतिविधियों का केंद्र बनाना। अभी फिलहाल में जो पेशा है वो 10 राज्यों में है, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, ठीक है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान में लागू है। ठीक है, अगला प्रश्न, ज्योतिबा फुले संबंधित है, किससे संबंधित है? तो जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? ठीक है, तो ये लौटाई थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दे रखा है, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी 24 अगस्त 1946 को, 22 अगस्त 1946, 25 अगस्त 1946 या 23 अगस्त 1946 को। तो ये की गई थी आपकी 24 अगस्त को, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रेड यूनियन दे रखी है और दलीय संबंधिता दे रखी है। तो मजदूर, भारतीय मजदूर संघ का जो संबंध था वो भारतीय जनता पार्टी से था। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का संबंध आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से था। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंडिया का संबंध आपकी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से था, और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का संबंध कम्युनिस्ट पार्टी से था। तो डी ऑप्शन जो होता है आपका वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से घटनाओं पर विचार करना है और कालक्रम के अनुसार उसको व्यवस्थित करना है। ठीक है, इसमें सीधे ये पूछा गया है कौन सा कि विचार कीजिए, उसको कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। देखो इसमें जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है। इसमें सीधी सी बात है, मैं आपको बता देती हूँ, संघ और उसके राज्य क्षेत्र आपके आते हैं पार्ट 1 में। ठीक है, मौलिक कर्तव्य आपके 4A में आते हैं, नागरिकता 2 भाग में आती है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं भाग 4 में आते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 कथन दे रखे हैं। 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में जाना जाता है। 73वें संविधान संशोधन के ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। तो ये दोनों ही सही हैं, आपका ए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और व्याख्या भी हो रही है। अगला प्रश्न दे रखा है, तृतीय अनुसूचियां दे रखी हैं, उनसे संबंधित विषय दे रखे हैं। तो तीसरी अनुसूची संबंधित है आपकी किससे, ये बताना है। ठीक है,
तीसरी अनुसूची आपकी शपथ से संबंधित है। चौथी राज्यसभा के परिषद में स्थानों के आवंटन से है। सातवीं अनुसूची में जो अनुसूचियां दे रखी हैं आपकी वो है राज्य सूची, अवशिष्ट सूची और आपकी संघ सूची। आठवीं अनुसूची आपके भाषाओं से संबंधित है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। 49 क्वेश्चन है, इसमें बलवंत रहता समितियां दे रखी हैं और नियुक्ति का वर्ष दे रखा है। पंचायत से संबंधित कुछ समितियां बनी थी, वही समितियां हैं, याद रखिएगा। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, LM सिंघवी समिति 1986 और PK थुंगन समिति 1988। तो सही आंसर इसका यह हो जाएगा, क्योंकि ये सभी सुमेलित ही दे रखी हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं 50वें क्वेश्चन पे। 50वें क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। इसमें क्या दे रखा है, राज्य दे रखे हैं और विधानसभा के सदस्यों की संख्या दे रखी है। गोवा में 40 है, उत्तराखंड में 70 है, मणिपुर में 62 है, उत्तर प्रदेश में 403 है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा मणिपुर, क्योंकि मणिपुर में 62 नहीं है, 60 है। ठीक है, हमें सुमेलित नहीं है वो बताना था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र बनाया गया था, तो 69वें के द्वारा बनाया गया था, 1990 के आसपास की बात है। तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी? गोलकनाथ के मामले में 1969, यूसुफ का बनाम बंबई क्षेत्र 1954, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, चित्रलेखा बनाम मैसूर राज्य 1964। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केशवानंद भारती राज्य के बनाम केरल राज्य के मामले में ही मूल संविधान की या मूल संरचना की जो अवधारणा है वो प्रस्तुत की गई थी। याद रखिएगा, ये अभी तक सबसे बड़ी बेंच के द्वारा सॉल्व किया जाने वाला केस है। लगभग 13 जो सदस्यों 13 जजों की बेंच थी केशवानंद भारती में। हालांकि वो केस हार गए थे, लेकिन इस केस में, केशवानंद भारती के केस में बहुत सारी इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसीलिए ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो सही आंसर है इसका राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की स्थान की सुरक्षा करना। यह आर्टिकल 49 के हिसाब से आपका DPSP है। ठीक है, बाकी सारे आपके मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पहले उप राष्ट्रपति के पद का कार्य नहीं किया है? तो ये है आपके नीलम संजीवन रेड्डी। इन्होंने पहले कभी भी उपराष्ट्रपति का पद नहीं लिया है, बाकी सारे पहले उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, उसके बाद आपके जाके राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, 103वें संविधान संशोधन के द्वारा या 86वें संविधान संशोधन के द्वारा? तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 2002 में 86वें संविधान संशोधन आया था, जिसके तहत शिक्षा के अधिकार को, ठीक है, आपके मौलिक अधिकार बना दिया गया था 21A के अंतर्गत। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद के द्वारा, लोकसभा द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा या राज्यसभा द्वारा? तो ये बनाया जाता है संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद के द्वारा। ठीक है, 315 के अंतर्गत इसकी व्यवस्था दी गई है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष दे रखे हैं और राज्य दे रखे हैं। ये उस समय का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही चारों ही आपके सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है, जिसमें से कौन सा एक सही है? आय निर्धनता, मानव निर्धनता, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आय और मानव दोनों ही UNDP ने बताया है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आय और निर्धनता क्या होती है? देखिए, आय निर्धनता को जीवन गुणवत्ता की आवश्यकता में कमी के कारण को बताया गया है, जबकि मानव निर्धनता जो मनुष्य के सम्मानपूर्ण जीवन जीने से उन्हें वंचित करती है। तो ये दोनों में अंतर दे रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है आपका, निर्धनता का एक सामाजिक समस्या माना गया है, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए शोध का सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन थे? हेनरी जॉर्ज, चार्ल्स बूथ, सर हेनरी मेन या किंग्सफे डेविस? तो ये थे आपके चार्ल्स बूथ।
अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट परीक्षण किया जाता है। भारत लोक उपक्रम समिति क्या, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये है आपकी लोक लेखा समिति। याद रखिएगा इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 आपके लोकसभा के होते हैं और आपके जो रिमेनिंग बचते हैं, कितने बचे 15, 7 जो हुए वो आपके राज्यसभा के हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 है, व्यक्तियों से संबंधित काम जो उन्होंने किए हैं वो बताने हैं। तो ऐसा स्वामीनाथन को हम नहीं भूल सकते, बहुत ही कह लीजिए कि बहुत ही बढ़िया इंसान है। ठीक है, हमारे लिए हरित पिता, हरित क्रांति के जनक भी कहा जाता है इनको। तो सही आंसर हो जाएगा स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक। एल के झा जो थे वो आर्थिक प्रशासक थे। वर्गीस कुरियन जो दुग्ध क्रांति के दुग्ध उत्पादन या दुग्ध क्रांति के जनक थे। मुरारजी देसाई को बैंकों के सामाजिक नियंत्रण की बात कही गई है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 62वां क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जापान, रूस, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया। देखिए इसका जो आंसर दे रखा है ना वो पेपर में सही नहीं था। आगे देख लीजिए, हांगकांग को 4 की रेटिंग मिली थी, ऑस्ट्रेलिया को 8 की, जापान को 19 की, रूस को 52 की। अगला प्रश्न है, टी माल्थन ने द माल्थेसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध पुस्तक, प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंधित है, किससे संबंधित है? द माल्थेसियन थ्योरी, ये बताना है। तो ये संबंधित है आपकी जनसंख्या से, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है? ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। ठीक है, ये लगभग हर 2 साल में रिपीट होता ही है ये क्वेश्चन, वो बताना है। तो जनसांख्यिकी लाभांश जो होता है वो होती है आपकी कार्यशील जनसंख्या, जो कि आपकी होती है 15 से 59 साल की। देख लेते हैं इसको। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जनसंख्या के लाभांश से तात्पर्य और संभावित प्रबल आर्थिक विकास से है, जो कि जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव के परिणाम स्वरूप होती है। क्रियाशील जनसंख्या 15 से 64 साल की होती है। ठीक है, साल की हिस्सेदारी होती है। ठीक है, गैर क्रियाशील जो होती है वो 14 साल से कम या 64 से अधिक होती है। भारत में जनसंख्या की लाभांश जो आयु है वो 15 से 59 साल माना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो शुरू हुआ था वो आपके 2005 में हुआ था। सामाजिक सहायता कार्यक्रम शुरू हुआ था 1995 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में शुरू हुई थी और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना शुरू हुई थी 2001 में। किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? ठीक है, पिछली बार जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था इससे रिलेटेड मैं 1-2 क्वेश्चन करा चुकी हूँ। इसके अलावा मैंने अपने चैनल पर ही एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें रिपोर्ट आई थी ICMR की। ठीक है, उसमें इको मार्क और इससे रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट दे रखे हैं, तो आप चाहें तो इसके बारे में अगर डिटेल जानकारी लेनी है तो आप उस वीडियो पर जाके विजिट कर सकते हैं। आपके बहुत काम की वो वीडियो है, क्योंकि आगे चल के हो सकता है उससे भी आपके एक आध क्वेश्चन जरूर फंस जाए। तो इको मार्क जो होता है वो पर्यावरण का मित्रवत होता है। ठीक है, जो भी वस्तुएं, जो पदार्थ, जो वस्तुएं एनवायरमेंटल के फ्रेंड्स होते हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, उनमें इको मार्क का साइन दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, लोकसभा चुनाव का वर्ष दे रखा है। 11वीं लोकसभा 1996 में, 7वीं 1982 में, 13वीं 1999 में, 9वीं 1989 में। तो सही उससे 7वीं है, 7वीं 1982 में नहीं हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि क्षेत्र में छूटों या फॉर्म सब्सिडी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में इनपुट सब्सिडी है जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फॉर्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। तो देखिए, उर्वरकों पर जो सब्सिडी दी जाती है वो प्रत्यक्ष के अंतर्गत आती है, तो ये तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है, किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियां प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। सही है। विश्व व्यापार संगठन द्वारा कृषि संबंधी प्रावधानों पर प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष पर रोक लगाते हैं, ये भी सही है। यही कारण है कि आपने देखा होगा अभी कुछ टाइम पहले ही न्यूज आई थी कि ऑस्ट्रेलिया और USA दोनों ही चले गए हैं WTO में इस सब्सिडी के को लेकर। ठीक है, तो ये सब चलता रहता है विश्व व्यापार में। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं आप शॉर्ट्स वगैरह डालती रहती हूँ, आप लोग मेरे चैनल के शॉर्ट्स जरूर दे सकते हैं, जो कि आपके डेली जो करंट अफेयर्स आते हैं उसमें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारी चीजें मैं अपने शॉर्ट्स वीडियो में बना के डालती रहती हूँ। ठीक है,
तो अगला है इसका, भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियां अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती है, तो ये गलत है। सब्सिडियां जो होती हैं वो प्रत्यक्ष भी होती हैं, अप्रत्यक्ष भी होती हैं। तो आपका पहला और चौथा गलत है, 2 और 3 सही है। इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य LBS क्या है? LBS अग्रणी बैंकिंग योजना, अग्रणी विभक्ति प्रणाली, ऋण बैंकिंग योजना है, ऋण बैंकिंग प्रणाली। तो ये आपकी अग्रणी बैंकिंग योजना सीधी बात पूछी गई है, LBS। ठीक है, LBS जो वित्तीय समावेशन के लिए होती है, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो वो है आपकी अग्रणी बैंकिंग योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी क्रांतियों से संबंधित, किससे संबंधित है ये बताना है। तो गोल्डन क्रांति आपकी संबंधित है, गोल्डन क्रांति संबंधित है बागवानी से, ग्रे क्रांति संबंधित है आपके उर्वरक से, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, जबकि काली क्रांति आपकी पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है पश्चिम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, सही बात है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है, ये भी सही है, तो दोनों ही सही है। याद रखिएगा, जब हरित क्रांति आई थी ना, तो उससे सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ था वो पंजाब हरियाणा के क्षेत्र को हुआ था। ठीक है, यहाँ से अगर आप पंजाब हरियाणा जाते हैं, यहाँ हुआ था। उसके बाद अगर आप आते हैं तो थोड़ा सा ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, इसको हरित क्रांति से सबसे ज्यादा फायदा हुआ था। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। कथन दे रखे हैं, पहला कथन है आपका, 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने रहे हैं। रणनीतिक रूप से दूसरा कथन दे रखा है, रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। तो दोनों ही सही है। ठीक है, और व्याख्या भी सही हो रही है, तो व्याख्या लेकिन सही नहीं है इसकी। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्वत और पहाड़ी दे रखी है, उनकी अवस्थिति दे रखी है। तो बटेश्वर पहाड़ी कहाँ पर है? बटेश्वर पहाड़ी है आपकी बिहार में, बिलारी पहाड़ी है कर्नाटक में। इसे बिलारी नहीं कहेंगे, बल्लारी कहते हैं। ठीक है, इसमें गलत दे रखा है, बल्लारी कहेंगे। उसके बाद चिन जो पहाड़ी है वो आपके मणिपुर में आती है, और घोशी पहाड़ी जो होती है वो आएगी आपके हरियाणा में। तो आपका ए ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। एल्युमिनियम संयंत्र है और उनकी अवस्थिति दे रखी है। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा में है, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड हीराकुंड में है, मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड चेन्नई में है, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड रेणुकूट में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जो मद्रास एल्युमिनियम कंपनी है वो चेन्नई में नहीं है, सेलम में है। ठीक है, तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी रहेगा। अगला है के अबुल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस झील के किनारे स्थित है? तो ये है आपके डल झील के, कोलेक झील के, लोकटक के, या बुलर के। तो ये आपके लोकटक के किनारे है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकटक कहाँ पर है बताना है। ठीक है, ऑप्शन कमेंट में आपको बताना है लोकटक झील कौन से राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। 76वां क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। महासागर और सबसे गहरा बिंदु बताना है। ठीक है, महासागर जैसे कि आपको पता है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आपके अटलांटिक महासागर है। ठीक है, तो इन सब में सबसे गहरा क्षेत्र कौन सा है वो बताना है। तो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा है मेरियाना ट्रेंच है। ठीक है, हिंद महासागर, ठीक है, इसके बाद आपका आर्कटिक की बात करता है, मोलाई गर्त है, हिंद का सुंडा है, और अंध का है प्यूर्टो रिका। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आपका, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांशों पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री होता है तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री होता है। दूसरा कथन दे रखा है, यानी कि कारण ही दे रखा है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है और वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश ठंडे रहते हैं। ये दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों ही कैसे सही है? मान लो ये अक्षांश है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आगरा है और ये ऊपर जाके दार्जिलिंग बैठे हैं, तो ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी तापमान वैसे वैसे ही घटता जाएगा। तो याद रखिएगा ये दोनों ही सही है और व्याख्या भी इसकी सही दी गई है। अगला क्वेश्चन है, जैव आरक्षित क्षेत्र और राज्य। मानस, सुंदरवन, नंदा देवी और पंचमढ़ी कहाँ कहाँ स्थित है? तो मानस स्थित है असम में, सुंदरवन आपके पश्चिम बंगाल में, नंदा देवी जो है आपकी
नंदा देवी उत्तराखंड में है और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश नहीं होगा, उत्तराखंड होगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका। ये आप याद रखिएगा आंसर इसमें क्या रहेगा। म्यांमार का पेगु, एक बार मैं बता देती हूँ आपको, इस हिसाब से ए का 3 रहेगा, ठीक है, 4 और 2 1, 3 4 2 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 4 2 1 होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। म्यांमार का पेगु यामा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पाद है? तो ये आपके खनिज तेल का है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 80वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के जलप्रपात दूध सागर, बरकाना, खंदा धारा, पलानी। तो दूध सागर स्थित है आपके गोवा में, ठीक है, आपके बरकाना स्थित है कर्नाटक में, खंदा धारा स्थित है उड़ीसा में, पलानी है हिमाचल प्रदेश में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? यहाँ पे सुन्नी है, ठीक है, सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है, तो बसरा नहीं है, बल्कि रमादी, बगदाद और तिक्रिका, ये तीनों ही सुन्नी क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? मन्नार तट, केरल तट, उत्तरी सरकार तट या खंबात की खाड़ी? तो ये आपका उत्तरी सरकार का तट, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? नर्मदा, कावेरी, ताप्ती या महानदी? सही आंसर है इसका महानदी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्न में से कौन से दो सही सुमेलित हैं? केरिया उड़ीसा, कुकी उत्तर प्रदेश, यान्दी राजस्थान, पलियाना तमिलनाडु? तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी थोड़ा सा गड़बड़ है आपके पेपर में। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। 85 क्वेश्चन है। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में वर्षा शीत ऋतु में होती है, ठीक है। गर्मियों में यह क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के द्वारा प्रभावित रहते हैं, दोनों ही सही है, ठीक है। और व्याख्या भी इसकी, लेकिन व्याख्या सही नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय श्रेणी में अवस्थित है? चोओ, ल्योत्से, अन्नामलाई या सिरुमाली? तो देखिए, हिमालय की बात कर रहे हैं तो ये भी हिमालय में है, क्योंकि ये तिब्बत में है, ठीक है, तिब्बत के क्षेत्र में, और ल्योत्से ये भी तिब्बत के क्षेत्र में है, तो ये दोनों ही हिमालय में है। 1 और 2 आपका सही आंसर हो जाएगा, जबकि अन्नामलाई आपके केरल में है और ये आपके दक्षिण भारत में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 87 क्वेश्चन है। अभिकथन ए दे रखा है, विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। कारण दे रखा है, उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोर्फिरी तांबा के विशालतम निक्षेप पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या भी की गई है। अगला क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जनपद में स्थित है? लखीमपुर खीरी में, सीतापुर में, बहराइच में या पीलीभीत में? तो सही आंसर है इसका दुधवा जो नेशनल पार्क है वो आपके लखीमपुर खीरी में है। काराकोरम मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान? तो ये दोनों में ही स्थित है, बी और सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, गलत है, कितना है? 7वां है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, ठीक है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, सही है। भारत पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, गलत है। पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय में नहीं है, 2 बराबर भागों में बांटती है ना, तो उष्णकटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध दोनों में है, ठीक है। जैसे ये आपकी कर्क रेखा हो गई। अब भारत का नक्शा मुझे ढंग से बनाना नहीं आता है, तो वो देख लेना। तो ये ऊपर का जो क्षेत्र हो जाएगा वो होगा आपका शीतोष्ण, ठीक है, और ये नीचे का जो हिस्सा है वो होगा आपका उष्ण। ये आपकी है कर्क रेखा, ठीक है। तो ये 2 बराबर भागों में बांट रही है, और शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध 2 जलवायु क्षेत्र आते हैं हमारे भारत में। हमारी वायु जो है, जलवायु जो वायु की बात करते हैं वो मानसूनी वायु है, ठीक है, मानसून जलवायु क्षेत्र है हमारा, याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 2 और 3। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्निया द्वीपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये 3 देशों में विभाजित है, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है, तो ये दोनों ही कथन सही हैं, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 92 क्वेश्चन पे चलते हैं। अभिकथन ये दे रखा है, लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकार में वृद्धि करते हैं। लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है,
तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये दोनों ही सही हैं और व्याख्या भी सही की गई है। प्लैंकटन की बात की गई है तो पादप प्लवक जो होते हैं, प्लैंकटन जो होते हैं वो सूक्ष्म जीव होते हैं जो समुद्री पौधों के समकक्ष समुद्री खाद्य श्रृंखला का आधार होते हैं। ये अमृत कोशिकाओं के सागर से निकलते हैं और अंदरूनी हिस्से में भेजकर निकल हो जाता है इनका, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा पोषण और प्रकाश की उपलब्ध जिस तरीके से होता है, पोषण और प्रकाश इनके लिए जितना उपलब्ध होगा ये उसी तरीके से बढ़ते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये इसका रहेगा। अब है सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। ये देखिए, मैंने आपको बताया था पिछली बार जब मैंने 2023 का पेपर आप लोगों को सॉल्व कराया था, तो एसडीजी गोल्स केवल 2 क्वेश्चन, पूरे के पूरे सीधे सीधे 2 क्वेश्चन आपके 2023 के पेपर में आ गए थे और वही आपका एक क्वेश्चन उठा के फिर से 2022 में डाल दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। क्या होगा, एसडीजी 10 में क्या दे रखा है, समानताओं में कमी दे रखी है। एसडीजी 13 में जलवायु परिवर्तन दे रखा है। एसडीजी 14 में जल के नीचे का जीवन है। 15 में आपके भूमि के पर जीवन है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्न में से किस देश में स्थित है? तो रूर स्थित है आपके जर्मनी में। आपको पता होगा छोटा नागपुर को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, तो इसी वजह से कहा जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक देश स्थल रूढ़ देश है, लैंड लॉक्ड कंट्री है? ठीक है, स्थल रूढ़ का मतलब होता है लैंड लॉक्ड। कौन सा देश है वो बताना है। तो बोलीविया आपका लैंड लॉक्ड देश है। एक ऐसा देश जो चारों तरफ से जिसकी सीमा जो है जो जल से नहीं मिलती है, देशों से घिरा होता है, उसे कहता है लैंड लॉक्ड देश। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। ओसाका, डेट्रॉयट, क्यूबा, सेंट पीटर्सबर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओसाका जो है वो सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। डेट्रॉयट जो है वो मोटर वाहनों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। क्यूबा सिगार के लिए और सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण के लिए। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला है, पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये उन स्थितियों और श्रेणियों को प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों का उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सके। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। तो सीधी बात याद रखिए, निकेत क्या होता है, आपका बेडरूम, ठीक है। जैसे कि जितना कंफर्टेबल आप अपने बेडरूम में होते हैं ना, उतना कंफर्टेबल आप अपने ड्राइंग रूम में नहीं हो सकते, किसी और के कमरे में नहीं हो सकते। तो इसी तरीके से पारिस्थितिकी जो निकेत होता है वो स्थान होता है जिसमें आपको जीवन जीने के लिए सारी सुविधाएं, सारी जरूरत की चीजें उपलब्ध होती हैं, उसी को पारिस्थितिकी निकेत कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 और 2 दोनों ही कथन आपके सही है। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन आईटी ब्रांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है। टीसीएस वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों में 2022 में नंबर 2 पायदान पर है। नीचे दिए गए कथन पे देखना है तो दोनों ही कथन सही है। अब देखो धीरे धीरे करके करंट के क्वेश्चन आ जाएंगे। हालांकि 1 साल पुरानी करंट है, इसका आपके पेपर से जो 2024 में होना है उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ अभी 2023 में मैंने करंट आपसे डिस्कस करी थी पेपर की और 2022 की मैं कर रही हूँ। इसके अलावा अगर आप चाहें तो 2021 की भी मैं कर सकती हूँ, लेकिन ये करंट दिखाने का मेरा इतना ही उद्देश्य रहेगा कि आपको पता चले कि करंट में भी आपको कहाँ से कहाँ पढ़ना है। ये नहीं है कि आप बेमतलब की चीजें भी पढ़े जा रहे हैं। करंट में करंट बहुत बड़ी होती है, हालांकि दिन में 2-4 करंट ही होती है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मायने रखती हैं, ठीक है। अदरवाइज सब फालतू की ही करंट आती है। तो पेपर को डिस्कस करने का मतलब यही है कि आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके की करंट को पढ़ना है और किसको छोड़ना है। ओके, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला, अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटर फ्लाइट तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? तो ये है आपके सजन प्रकाश। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2021 के बजट में निम्न कथनों पर से कौन सा सही है? बजट 5,12,862 रुपए करोड़ 72 करोड़ था। इस बजट में 10,976 67.8 करोड़ की कतिपय नई योजनाओं में शामिल किया गया है। तो ये दोनों ही सही है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? तो ये स्कैंडल है आपका ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मापदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। आपका क्या है? पार्टी गेट स्कैंडल, ठीक है।
अगला 103वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए, उन्हें उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार बताना है। तो बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। सही आंसर है इसका 3, 1, 2, 4। ठीक है, देखिए जो बीएसपी है वो आई थी 1984 में, समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992 में हुई थी, तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना 1982 में हुई थी, और इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 में होती है। 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक परीक्षा प्रवेश के लिए एकल खिलाड़ी प्रवेश परीक्षा क्या है? सीधी सी बात है, जब आप ग्रेजुएशन करते हैं, पहले हम लोगों को पेपर नहीं देना होता था, अब आपको पेपर देना होता है। ठीक है, तो वही पूछा है कि किस परीक्षा के द्वारा 2022-23 में विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए नई नीति जारी कर दी गई है? तो वो है आपका CUET। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार निम्न में से कौन सा शहर विश्व का व्यावसायिक शहर है? तो व्यावसायिक शहर है हांगकांग है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने के लिए समझौते पर किन लोगों ने साइन किए थे? तो असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने किए थे, याद रखिए। 107वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित है? तो ये है आपका फुटपाथ विक्रेता। स्वनिधि योजना क्या है? स्वनिधि योजना संबंधित है जो फुटपाथ पे जो विक्रेता होते हैं, जो रेडी वाले लोग होते हैं, उनके विकास से संबंधित। आपको पता है तो कोविड-19 आया था, तो कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, कोरोना के टाइम पे सबसे ज्यादा प्रभाव जो हुआ था इन्हीं लोगों को पड़ा था। ठीक है, जो आप देखते होंगे गली मोहल्ले में निकलते हैं तो कोई गोलगप्पे की ठेल लगा के बैठा है, कोई समोसे बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कुछ नहीं तो वो कहते हैं उसे गांव देहात में कि क्रीम पाउडर बेच रहा है। तो उसी टाइप की जो रेडी वाले लोग होते हैं ना, उनके विकास के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को शुरू किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, और ये फुटपाथ विक्रेताओं के विकास से संबंधित है। ओके, अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण से नरेश की रजत मुद्राएं हैं, इन मुद्राओं को तौल लगभग 33 ग्रेड में हुआ है। तो ये दोनों ही सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया है? तो ये किया है आपके कर्नाटक में, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 110वां क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में निम्न में से कौन सा तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? ये बनी है सामिया सुलूहु हसन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। साल 2022 के प्रारंभ में निम्न में से कौन सा देश इस्पात उत्पादन में सबसे ऊपर रहा है? ठीक है, तो जापान, भारत, चीन, इंग्लैंड। तो सही उत्तर है आपका चीन। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? तो वो आपके PV सिंधु। ठीक है, निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया है? ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत। ठीक है, रूस और यूक्रेन में जब युद्ध चढ़ा था तो हमारे जो डिप्लोमेटिक संबंध हैं, जैसे कि हमने रूस और यूक्रेन दोनों से हमारे अच्छे संबंध है, तो ऑपरेशन गंगा के तहत हमने भारत में उन लोगों को बुलाया था, अपने छात्रों को बुलाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? तो ये है आपके 136वें पे। 2022 का सूचकांक याद रखना, 2023 में अलग है, 2024 में अलग आएगा। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। मार्च 2022 में पुर्टो रिको आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता निम्न में से कौन थी? कैरोलिन बिलावस्का, टोनी एनसिंग, ओलिविया यासे, सैनी। तो ये थी आपकी कैरोलिना बिलावस्का। अगला है, निम्न में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य 2023-30 को प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, SDG से पिछली साल भी 2 क्वेश्चन आए थे, यानी कि 2023 में आए थे, और 2022 में भी 2 क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि आपने एक पहले देख रखा है और एक ही है। तो इसका सही है आपका अंतरिक्ष अनुसंधान जो है वो SDG जो गोल्स है हमारे 2023 उसमें 30 उसमें शामिल नहीं है। बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? PM नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया। 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी। सही, आपका जो एक है वो सही रहेगा। ठीक है, बिम्स्टेक क्या होता है? बंगाल की खाड़ी में जो देश स्थित है उनसे संबंधित जो आर्थिक जो गतिविधियां होती हैं उनसे संबंधित ये आपका एक
ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, बिम्स्टेक आपका। अगला है अप्रैल 2022 में इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। तो संस्कृति, शासन, सामाजिक पहलू, नगरीय पर्यावरण, बड़ोदरा, इंदौर, भोपाल या तिरुपति। तो इन श्रेणियों में कौन सा शहर विजय रहा है ये बताना है। तो सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। संस्कृति में इंदौर को प्राइज मिला है। शासन में अगर बात की जाए तो बड़ोदरा को, सामाजिक पहलू की बात करते हैं तो तिरुपति, नगरीय पर्यावरण के लिए भोपाल को। 119वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है। सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण में दूसरे नंबर पर कौन सा है वो बताना है। तो मुरादाबाद है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला है 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्न में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से। ठीक है, तो ये है आपके गुजरात, केरल और पंजाब। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। करंट के क्वेश्चन अभी भी खत्म नहीं हुआ, फिर से आ गया एक इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। ये हर 2 साल में रिपोर्ट आती है, याद रखना। के अनुसार निम्न में से किस राज्य के पिछले 2 सालों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि हुई है। तो ये हुई है आंध्र प्रदेश में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 45वें विश्व ब्रिज चैंपियन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये चैंपियन इटली में आयोजित हुआ था। भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों ही सही है। 123वां क्वेश्चन है, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्न में से कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के मुख्य उत्पादक हैं। तो ये है आपके पहला, दूसरा उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, अगला है भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। 1986 में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। भारत में किस धर्म समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है। ठीक है, यानी कि धर्म के हिसाब से पूछा गया है। सबसे जो नगरीय क्षेत्र जो है धार्मिक धर्म के हिसाब से देखा जाए तो वो कौन से हैं। बौद्ध, जैन, हिंदू या ईसाई। तो वो है आपके जैन। जैन सबसे ज्यादा नगरीय मिलेंगे और सबसे ज्यादा व्यापारी भी मिलेंगे। ठीक है, अगला चलते हैं। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने ग्राम्य नगरीकरण के विचार का विस्तार किया। ग्राम्य नगरीकरण होता है कि जो गांव होते हैं उनको नगर किस तरीके से बनाना। आपको पता है जिस तरीके से गांव से लोग अपने रोजगार के लिए नगर में आ रहे हैं और नगर की जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं, तो सरकार ने निर्णय लिया है कि हम गांव को भी उस सुख सुविधाओं से सुसज्जित करेंगे जिससे लोगों को वहां रोजगार के लिए नहीं आना पड़े। तो ये आपका जो इस चीज का जो विचार दिया था वो ध्रुवे ने दिया था, GS धुर्वे ने। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। यूकेलिप्टस है। इसे पारिस्थितिकी आतंकवादी भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना। तो ये है आपकी हरियाली। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया। तो ये किया गया था कतरनिया घाट। कतरनिया घाट जीव अभ्यारण्य जो है नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। 1975 में इसे स्थापित किया गया और बाघ के संरक्षण के लिए 2003 टाइगर प्रोजेक्ट में इसमें शामिल कर लिया गया था। ठीक है, किशनपुर वल्लभ जी अभ्यारण्य को 1972 में स्थापित किया गया। लखीमपुर जिले में उत्तर प्रदेश में चंबल अभ्यारण्य जैसे चंबल विलेज अभ्यारण्य भारत का संरक्षित क्षेत्र। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य भारत का संरक्षित क्षेत्र है जो चंबल नदी के किनारे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, के त्रिबिंदु क्षेत्र पर स्थित है। 1978 में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है 130वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अमेठी मूंज के उत्पाद, बागपत लकड़ी के खिलौने, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े या आगरा चर्म उत्पादक। तो इसका सही आंसर है बागपत। बागपत में लकड़ी के खिलौने नहीं होते बल्कि सजावटी सामान मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्न में नगरों पर विचार कीजिए और जनसंख्या के आधार पर उनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, लखनऊ। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जो पाई जाती है वो कानपुर में है, सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसके बाद आपका लखनऊ है, फिर गाजियाबाद और फिर है आगरा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 132वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? अडवा, अहरोरा, बदुआ या बघेलखंड? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बदुआ। 134वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? उत्तर प्रदेश जूट के लिए, असम गेहूं के लिए, गुजरात चाय के लिए, केरल रबड़ के लिए? तो सही उत्तर है जो सही सुमेलित है केरल रबड़ के लिए है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में गेहूं पाया जाता है, असम में चाय पाई जाती है, गुजरात में जूट। ठीक है। लता मंगेशकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ। तो ये दोनों ही सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने वाला मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था केवल और केवल जल को प्रदूषण रहित रखना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत जो हुई थी 1985 में हुई थी। ठीक है, इसका सीधा काम है प्रदूषण रहित करना जल को। गंगा एक्शन प्लान को 2 चरणों में बांटा गया था। इसका पहला चरण शुरू हुआ था 1985 में हुआ था और तत्कालीन 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में इसको शामिल किया गया था। इसका उद्देश्य गंगा के जल को स्वच्छ करना था। दूसरा चरण इसका 1993 में हुआ, जिसमें यमुना, दामोदर और गोमती को साफ करने की बात की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? तो वो थे आपके ज्योतिबा फुले। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? तो ये की गई थी आपके 2019 से 20 के बजट में। 2022 का पेपर है। ठीक है, और 2019-20 की इसमें करंट पूछी गई है, याद रखना। कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक क्या है? सिनोवैक क्या है? तो ये है आपके संपूर्ण वायरस का टीका है। सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। दार्शनिक दे रखे हैं, उनसे संबंधित दर्शन है। तो रामानुज का जो दर्शन है वो विशिष्ट द्वैत है। माधवाचार्य का है द्वैतवाद। निम्बार्क का है आपका द्वैत और वल्लभाचार्य का है शुद्ध द्वैत। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 141वां क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा कि जो अब मनाया जाएगा, कितनी तारीख को मनाया जाएगा वो बताना है। तो 5 अक्टूबर को हर साल डॉल्फिन डे बताया जाएगा। उत्तर प्रदेश का जलीय जीव कौन सा, ये बताओ। ठीक है, कमेंट में बता देना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित कर रहा है? जाफना श्रीलंका, जामनगर भारत, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका या हरिद्वार भारत? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जामनगर भारत में। 143वां क्वेश्चन है, ग्रंथ और उसके रचनाकार दे रखे हैं। रागमाला, रसकौमुदी, राग विबोध या चतुर्दंडी प्रकाशिका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रागमाला। पुंडरीक विठल ने, रसकौमुदी श्रीखंड ने। ठीक है, राग विबोध जो है वो आपका संबंध है उसका सोमनाथ से और चतुर्दंडी प्रकाशिका है वेंकट रमन। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला है 144वां क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? तो वो है मार्क वेंड का। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब इनसे संबंधित देखो, इससे इजी क्वेश्चन क्या ही होगा। देवता है, उनकी पहचान किससे होनी है? तो शिव का संबंध किससे है? त्रिशूल से है। ठीक है, विष्णु का संबंध आपके चक्र से है। गणेश का संबंध किससे है? रस्सी के फंदे से। और सरस्वती का संबंध है वीणा से। याद रखिएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 146वां क्वेश्चन है, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये है आपका कोचीन, 2015 में बना था। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और एक चीज और याद रखना, ये भारत का ही पहला नहीं है, ये दुनिया का पहला सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हवाई अड्डा है जो भारत के कोचीन में है। अब इसके बाद देख लेते हैं, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 में दिन दे रखे हैं, उनसे संबंधित क्या घटना हुई थी वो बतानी है। ठीक है, तो देखिए 18 अप्रैल को क्या होता है? विश्व विरासत दिवस होता है। 22 मई को होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिन। जुलाई 29 को होता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और 5 दिसंबर को होता है अंतर्राष्ट्रीय आपका विश्व मिट्टी दिवस। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए, सॉरी डी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, करेक्ट कर लेना, डी ऑप्शन आपका
करेक्ट हो जाएगा। 148 क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम 2014 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों के विनिर्माण को प्रोत्साहन देना, निवेश को सुगम बनाना है। तो सही उत्तर है आपका 1 और 2 दोनों है। मेक इन इंडिया का सीधा सा उद्देश्य है अपने देश में चीजें बनानी है, ठीक है, रोजगार देना है, अपने देश की चीजें होंगी, बाहर निर्यात कर सकेंगे, आयात कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही सारी चीजें हो जाएंगी, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है। इंडिया हैबिटाट सेंटर को, ताल कटोरा स्टेडियम को, विज्ञान भवन को, या 3 मूर्ति भवन को। तो ये किया गया है आपके 3 मूर्ति भवन को। भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 3 मूर्ति भवन, जो कि जवाहरलाल नेहरू का घर था, उनके घर को प्रधानमंत्री संग्रहालय बना दिया गया। तो सोचिए कितना बढ़िया काम किया है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री के घर को ही प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाना बहुत अच्छी बात है। चलो अगला और आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है। भारत धर्म महामंडल दिल्ली, देव समाज बनारस, राधा स्वामी सत्संग लाहौर, या सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, सनातन धर्म रक्षणी सभा का संबंध कलकत्ता से है, याद रखना। ओके तो आज हम लोगों ने 2022 का पेपर कंप्लीट कर लिया है। इसको हमने अच्छे से पढ़ लिया है, आइडिया आपको लग गया होगा 2022 में किस तरीके से किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आए थे। 2023 का पेपर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अब आगे जो बारी आने वाली है वो 2021 के पेपर की होगी, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो भैया, से शेयर कर दो लोगों के पास, ठीक है, लाइक कर देना। और आपके जो भी विचार हो, जो भी आप इसमें सुधार चाहते हो या कुछ भी आपका मन हो, तो उससे रिलेटेड आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी इस पूरी लेक्चर में मैंने कई क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, उसका आप आंसर भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। धन्यवाद।